हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थी का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में स्वागत है। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत ना हो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के चैप्टर में समझने के लिए। पहले मैं सभी चैप्टर की वॉइस डाल रहा हूं, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा और सबको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेसन टू पढ़ेंगे। भोजन के पौष्टिक तत्व क्या क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। भोजन के पौष्टिक तत्व, उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या पोषण मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, उसके सारे अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को। इस अध्याय में भोजन के पौष्टिक तत्वों के बारे विस्तार सहित बताया गया है। मनुष्य जो भोजन करता है उसका शरीर में पाचन हो जाता है और वह ऊतकों के विकास तथा रख रखाव में प्रयुक्त होता है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए प्रत्येक जीवधारी अपनी भोजन आवश्यकताओं की प्राप्ति के निमित्त अतिमात्र प्रयत्न करता है। जीवधारियों में वनस्पति वर्ग की तरह मिट्टी, पानी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ साधारण रसायनों से बने अपने लिए यष्ट भोजन का निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए वे वनस्पति जगत व अन्य पशुओं पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में कुछ स्वास्थ्यप्रद पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। पोषण तत्व हमारे शरीर के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे शरीर को सुविकसित करते हैं, व्यक्ति का भार उसकी ऊंचाई एवं आयु के अनुकूल रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूत एवं सुविकसित करते हैं। पोषण तत्वों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य हमारे शारीरिक गठन को ठीक बनाए रखना है, जैसे कसी सीधा, ताना हुआ सीना, ताना हुआ कंधे, सपाट पेट, पेट अंदर की ओर और तथा लचीले कदम। पोषण तत्व त्वचा को चिकनी एवं स्वस्थ बनाए रखते हैं। यह हमारे बाल को चिकने एवं चमकीले रखते हैं। पोषण तत्वों से हमारी आँखों की ज्योति ठीक रहती है। ये हमारे शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा में लेने से हमारा शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता आती है। हमारी शारीरिक कार्यक्षमता एवं कुशलता में बढ़ोतरी होती है। मानसिक संतुलन बना रहता है तथा हम दीर्घायु होते हैं। भोज्य पदार्थों में कई पोषण तत्व होते हैं तथा ये विभिन्न कारकों से हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोजन के 6 पौष्टिक तत्व है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, विटामिन, खनिज और पानी। मानवीय शरीर में इन तत्वों का प्रतिशत 63% पानी, इसमें गलत दे रखा, 75% पानी होता है शरीर के अंदर, 17% प्रोटीन, राइट, 12% चिकनाई, 7% खनिज और 1% कार्बोहाइड्रेट। भोजन के पौष्टिक तत्व एक किस्म के कार्बन और अकार्बन मिश्रण कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम भोजन द्वारा साधारण 50 के करीब पौष्टिक
तत्व प्राप्त करते हैं और प्रत्येक तत्व शरीर में आवश्यक काम के लिए जरूरी होता है। प्राकृतिक भोजन में एक से अधिक पौष्टिक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन के पौष्टिक तत्वों को साधारण ढंग से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बड़े या आवश्यक तत्व, इनमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट शामिल है। हम अपने भोजन में से ऊर्जा की अधिक मात्रा इन तत्वों से ही प्राप्त करते हैं। अब आएगा छोटे तत्व। इनमें विटामिन और खनिज पदार्थ शामिल है। इनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जो मिलीग्राम या ग्राम तक ही सीमित होती है। पोषण विज्ञान के अनुसार भोजन के पौष्टिक तत्व मानवीय स्वास्थ्य के लिए या विकास के लिए अति आवश्यक है। ये मानवीय जीवन की नींव है। ये वे रासायनिक पदार्थ अथवा तत्व है जो शरीर में जाकर विभिन्न कार्य करते हैं। शरीर का विकास और टूट फूट की मुरम्मत करते हैं। ये तत्व शारीरिक सरगर्मियों को सुचारू ढंग से करने में सहायता करते हैं। लिखने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा आएगा, लिखने से कुछ नहीं होएगा। भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्वों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 खनिज पदार्थ, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 जल, नंबर 7 फोकट। इन सभी पौष्टिक तत्वों का विस्तार इस प्रकार है। प्रोटीन। प्रोटीन यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रमुख, प्राइमरी। प्रोटीन भोजन का आवश्यक भाग है। इसके बिना जीवन असंभव है। प्रोटीन के बिना, प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है। भोजन द्वारा हम 22 अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं, जिनमें से 8 हमारे शरीर में नहीं बनते, जिनकी आवश्यकता पूर्ति भोजन द्वारा ही करनी पड़ती है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक, नाइट्रोजन यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक, सल्फर होते हैं। प्रोटीन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि यह हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, वृद्धि, गठन एवं उसकी शक्ति पूर्ति करता है, जिससे हमारे अंग प्रत्यंगों का उचित गठन एवं विकास होता है। यह बच्चों की शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन के काम क्या क्या होते हैं? इसकी काम निम्नलिखित है। नंबर 1 है, यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन। नंबर 2 है, यह शरीर के तंतुओं, धात ऊतकों, टेन्यून्स के निर्माण और तोड़फोड़ व मरम्मत के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है, यह शरीर के लिए पदार्थों का संश्लेषण करती है। नंबर 4 है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होने पर ऊर्जा भी प्राप्त करती है। प्रोटीन के स्रोत। इसके 2 मुख्य स्रोत हैं। जीव जगत, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, अंडा, मांस, मछली और कलेजी आदि। वनस्पति जगत, वेजिटेबल, दालें, अनाज, सूखे गिरीदार फल आदि। जीव प्रोटीन बढ़िया होती है और इसमें वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, परंतु जीव प्रोटीन सीमित और महंगी होने के कारण वह लोगों की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल ना होने के कारण इसका इस्तेमाल वनस्पति प्रोटीन से कम किया जाता है। भिन्न भिन्न भोजन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार है। भोजन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। जीव जगत भोजन पदार्थ प्रोटीन प्रतिशत प्रति ग्राम
अंडा मुर्गी 13.3%, मीट में होती है 21.4%, मछली में होती है 21.5%, कलेजी में 20.0, माँ का दूध में 1.1, गाय के दूध में 3.2। जो बच्चा होता है तो माँ का दूध 6 महीने तक पिलाना चाहिए। बाहर का टोंड का दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। जो माँ के दूध में शक्ति होती है और किसी चीज़ में शक्ति नहीं होती। वनस्पति जगत, गेहूँ 12.1%, मक्की 11.1%, ज्वार 10.4%, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में मिक्स हो रहा है। चावल 6.4%, दालें 17.25.1 ग्राम, मूंगफली 26.2%। कभी भी मूंगफली का पीनट्स बटर्स नहीं खाना चाहिए, उससे हार्ट अटैक आ जाते, नसें ब्लॉकेज हो जाती, जब स्टेंट डल जाते हॉस्पिटल में जाके। कभी नहीं खाना चाहिए, हिसाब से खाना चाहिए। खाना चाहिए तो हिसाब से, मीडियम। जैसे पीनट्स बटर खा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार खाओ बस। सोयाबीन 43.2%, सब में ज़्यादा सोयाबीन खाओ, मसल्स बनती है शरीर की। बादाम 20.8%। जब महंगे हो जाते हैं बादाम कोई जब नहीं खाता, जब सस्ते हो जाते हैं जब बादाम खाते हैं कि बादाम खाओ सस्ते हो गए। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रत्येक व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता भिन्न भिन्न है। प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति के भर या भार अनुसार होती है। शरीर के लिए आवश्यक ताप इकाइयाँ प्रोटीन द्वारा मिलनी चाहिए। एक व्यापक के लिए प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर के भार अनुसार आवश्यक होती है। व्यक्ति वर्ग के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता अग्रलिखित अनुसार है। दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता, कर्मक व्यक्ति वर्ग, दैनिक भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता 1 ग्राम प्रति किलो शरीर का भार, कुल जोड़ ग्रामों में। सारी चीज़ बताऊंगा अच्छे से। नंबर फर्स्ट है पुरुष 55 किलोग्राम वाला है तो 1.0 55 किलोग्रामों में। महिला 45 किलोग्राम 1.0 45। बच्चा 0.3 महीने तक 2.3 भार गुणा 2.3। 4 से 9 महीने तक 1.8 भार गुणा 1.8। 10 से 12 महीने तक 1.5 भार गुणा 1.5। लड़के 16 से 18 वर्ष 0.9453। लड़कियां 16 से 18 वर्ष 0.8844। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भ के समय बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है। बच्चे का विकास समूचे रूप में अपनी माँ से प्राप्त आहार पर निर्भर करता है। यदि गर्भवती स्त्री काफ़ी खुराक ना खाए तो बच्चा कमज़ोर और छोटे आकार का उत्पन्न होता है। बच्चे के बीमार होने और मरने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे को कुपोषण होने का भय भी रहता है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान माँ को अधिक और कई किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। उसको खाने में गेहूँ, चावल, रोगी जैसे पौष्टिक आहार और दालें, फलियाँ, सोयाबीन, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ जिनमें प्रोटीन मात्रा अधिक हो लेनी चाहिए। इसके साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा के लिए वसा अथवा चीनी भी भोजन पदार्थों में शामिल करनी चाहिए। गर्भ के समय पौष्टिक आहार लेने से स्त्री के शरीर में चर्बी की वृद्धि होती है और यह चर्बी दूध पिलाने के समय अधिक दूध आने के काम आती है। इसलिए गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान माँ को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। एक बात सुनो, जो भी लेडी प्रोटीन मतलब जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उसको अधिक से अधिक खाना चाहिए। मतलब खाते रहो, उसे खाते रहना चाहिए। बच्चा अच्छी की तरह होएगा। खाते रहने चाहिए, उनका मुंह रोकना नहीं चाहिए, खाते रहना चाहिए। खाते रहो। अच्छे से प्रोटीन लो, उसको बादाम किशमिश छुआरे अच्छे से प्रोटीन खिलाओ उसको। बच्चा अच्छे आकार का पैदा होगा, एक तंदुरुस्त पैदा होएगा जब माँ को अच्छा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन की बनावट, भोजन के पौष्टिक तत्वों में से प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। नाइट्रोजन केवल भोजन के इस तत्व में ही ले होती है, इसलिए भोजन को
नाइट्रोजनी भोजन तत्व भी कहते हैं। प्रोटीन तत्व में वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। शरीर की मांसपेशियों और तरल पदार्थों में प्रोटीन अधिक होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, लसिका ग्रांथियाँ और रिसाव अंग, इनमें प्रोटीन अधिक होती है। कोशिकाओं के केंद्र में भी न्यूक्ली प्रोटीन होती है। प्रोटोप्लाज्म से मानवीय शरीर की कोशिकाएं बनती है, जो कि प्रोटीन का उपादान है। यह प्रोटीन मानवीय शरीर की रचना का आकार या आधार है। प्रोटीन के कण संयोजक है और रसायन इकाइयाँ, जिनको अमीनो एसिड कहते हैं, बनते हैं। इसमें एक अमीनो का समूह NH2 और एक अम्ल समूह -COOH शामिल होता है। शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड निम्नलिखित है। प्रोटीन पौष्टिक तत्व को गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। संपूर्ण प्रोटीन, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड सम्मिलित है, जो शरीर की वृद्धि और जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे दूध में लैक्टोल ब्यूमिन, अंडे की जर्दी में ओवलब्यूमिन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन, इसमें पौधों प्लांट्स से प्राप्त प्रोटीन होती है, जैसे ग्लाइडिन गेहूं से प्राप्त होती है और ग्लूमिन मटरों से मिलती है। अधूरी प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन आवश्यक भी नहीं और वृद्धि के लिए भी आवश्यक या सहायक नहीं होती। इसमें अमीनो एसिड नहीं होते, जैसे जेलेटिन और मक्की का जिन। प्रोटीन की कमी से मानवीय शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। गर्भवती महिला को प्रोटीन की कमी से मरा बच्चा या कम वजन वाला बच्चा पैदा होता है और उसको खून की कमी भी हो जाती है। बचपन में प्रोटीन की कमी से बच्चे को सूखा रोग और मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं और बच्चे का विकास रुक जाता है और मानसिक विकार पैदा हो सकता है। बच्चे का विकास रुक जाता है। युवा या अवयवों में प्रोटीन की कमी से वजन का घटना, निर्बलता, खून की कमी, बीमारियों का संक्रमण, पतले दस्त, कमजोरी हो जाती है। जिन बच्चों को बचपन में उत्तम प्रकार की प्रोटीन न मिली हो, उनका मानसिक विकास अधूरा रह जाता है और मन बुद्धि के लक्षण पैदा हो जाते हैं। शरीर की रोगों के विरुद्ध लड़ने की निरोधक शक्ति, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है यदि व्यक्ति में प्रोटीन की कमी रह जाए। इसलिए ऐसा व्यक्ति अक्सर रोगग्रस्त ही रहता है। नेचुरल ओडिमा का भय रहता है। मांसपेशियों ढीली, उत्साहहीन, कमजोर और त्वचा का रूखापन होने के कारण मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। आयु की वृद्धि के साथ शरीर की वृद्धि और विकास नियमित रूप में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका मुख्य काम शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना है। ऊर्जा ही शरीर की सभी इच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं के लिए गति एवं शक्ति प्रदान करता है। भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होने के कारण इससे 90% ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। शरीर की 50 से 70% ताप इकाइयाँ इससे प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का पौष्टिक तत्व प्राकृतिक रूप में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्राकृतिक पेड़ पौधे इसका विशेष साधन है। पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O के मेल से फोटोस्टेट प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। सेल्यूलोज के रूप में भी
पौधों के रेशों में यह होता है और स्टर्च के रूप में अनाज और पौधों की जड़ों में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह साधन प्रोटीन और वसा से सस्ता है और अधिक मात्रा में भोजन इस तत्व वाला ही होता है। विभिन्न भोजन पदार्थों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा और कैलोरी मूल्य इस प्रकार है। कर्मक भोजन पदार्थ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट कैलोरी प्रति 100 ग्राम। गेहूं का आटा 69.4% 346, चावल 78.8% 346, दालें 57.7% 355, दालें हरे चने 59.9% 351, गुड़ 75.0% 380, शक्कर 99.0% 398, शहद 79.5% 318, माँ का दूध 4.4% 67, केला 24.8% 102, पक्के आम 11.8% 50, गाजर 10.6% 47, गोभी 4.0% 30। स्रोत कार्बोहाइड्रेट के स्रोत 3 प्रकार के हैं। निशास्ता, यह अधिकतर गेहूँ, मक्की, चावल, ज्वार, आलू, शकरकंदी, दालों और केले में होता है। चीनी, साधारण चीनी, गुड़, अंगूरी चीनी, शहद आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज, फल, सब्जियां, यह सब्जी और रेशेदार पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला पौष्टिक तत्व है। इसको शक्ति भोजन भी कहते हैं। यह प्राय रिफाइंड शुगर, चूरा, गुड़, चीनी, मिठाई, मुरब्बा, जेली और शुष्क पत्तों में से मिल सकता है। कार्य कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित कार्य हैं। यह शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकनाई की ऑक्सीडेशन क्रिया के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत करते हैं ताकि शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन का अधिकाधिक प्रयोग हो सके। कार्बोहाइड्रेट बड़ी आंत में विटामिन बी समूह का निर्माण करता है और सेलुलोज के कारण कब्ज दूर करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख भाग है, जिनसे शरीर को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की शक्ति बनी रहती है। प्राय स्टार्च और चीनी शुगर में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूँ, चावल, मक्की, बाजरा, अनाज, आलू, पोटैटो, घिया और जड़दार सब्जियां भी स्टार्च की मात्रा अधिक होने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों और हरे पौधों ग्रीन प्लांट्स में प्राप्त स्टार्च और शुगर होने के कारण कार्बोहाइड्रेट इनमें काफ़ी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इन स्रोतों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होकर हजम होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चीनी से हमें 4.1 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी। कार्बोहाइड्रेट शारीरिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। जब कार्बोज युक्त पदार्थ कम उपलब्ध हो तो प्रोटीन और वसा युक्त पदार्थों से कार्बोज का कार्य लिया जाता है। इसलिए प्रोटीन पदार्थों के अधिक प्रयोग के कारण कार्बोज की कमी के कारण शरीर में प्रोटीन कार्बोज कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। कार्बोज की कमी के कारण शरीर दुबला कमज़ोर होने के कारण वृद्धि रुक जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। कार्बोज की कमी के कारण व्यक्ति को कीटोसिस
का रोग लग सकता है। कार्बोहाइड्रेट का अधिक प्रयोग। भोजन में कार्बोज की मात्रा अधिक होने से भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता। पेचिक लग जाती है, पेशाब अधिक आता है, शरीर में मोटापा हो जाती है। यह हो जाता है क्योंकि आवश्यकता से अधिक कार्बोज शरीर में जाकर वसा तंतुओं में बदल जाता है, भार बढ़ जाता है, गर्मी अनुभव होती है, व्यक्ति चुस्त नहीं रहता, शीघ्र थक जाता है। मिठाइयाँ एवं टॉफ़ियों के अधिक प्रयोग से दांत खराब हो जाते हैं। कार्बोज की अधिकता से पैंक्रियाज पर अधिक इंसुलिन बनाने का बोझ पड़ता है, जिससे पैंक्रियाज की झुर्रियाँ इंसुलिन उत्पन्न करने की शक्ति कम होने लगती है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा का अनुपात भी रक्त में बढ़ जाता है। कई बार कार्बोज पदार्थों का उपपाचन ठीक प्रकार नहीं होता। इस अवस्था में रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, यद्यपि उसका कुछ भाग गुर्दों द्वारा शरीर में से बाहर निकल जाता है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का शरीर में पाचन इंसुलिन नामक हार्मोन का पर निर्भर करता है। इस हार्मोन का संचार एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से निकलने वाले रस में होता है। जब शरीर में किसी कारण इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज रक्त में परिवर्तित नहीं होता। इससे रक्त में मौजूद शक्कर शुगर बढ़ जाती है। ग्लूकोज के पाचन के लिए पहले उसको ग्लाइकोजन में बदलना चाहिए। शरीर को जब कार्बोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन के पाचन के लिए उसको पुनः ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। इस प्रकार ग्लूकोज का उपपाचन इंसुलिन पर निर्भर करता है। शक्कर, शुगर अथवा मधुमेह के रोगी को प्यास बहुत लगती है और पेशाब भी बहुत आता है और मुंह सूख जाता है। हाथों और पाँवों में जलन अनुभव होती है और पाँवों में दर्द होने लगता है। रोगी आलस्य से गिर जाता है और किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। पसीना भी आना प्रभाव हो जाता है। कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं, चक्कर भी आ जाते हैं कभी कभार। मधुमेह रोग हो अथवा शरीर भारी हो तो चीनी कम लेनी चाहिए। इस प्रकार के रोगी को स्क्रीन बढ़िया रहती है। इसमें मिठास की मात्रा कम होती है और शक्ति अथवा पोषण से भी मुक्त होती है। इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए खाने में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि शुगर की अधिक मात्रा को नियंत्रण में रखा जा सके। चिकनाई, वसा, फैट। वसा भी एक ऊर्जा पोषक तत्व है क्योंकि वसा में अधिक मात्रा में अधिक समय तक स्थायी ऊर्जा उपस्थित होती है। हृदय को मांसपेशियों को मुख्य रूप से ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। अत्यधिक अवयव के चारों ओर जमा होकर स्थिरता प्रदान करते हैं, कोशिकाओं की रचना में भाग लेते हैं, आकस्मिक आघात के समय शरीर की यथाशक्ति रक्षा करते हैं। वसा और तेल। आहार में काम आने वाली वसाएं मक्खन, घी तथा अन्य नाना प्रकार के वनस्पति तेलों में पाई जाती है और कभी कभी हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों से भी प्राप्त होती है। वसा चाहे किसी भी प्रकार का हो, समतक तेल और चिकनाइयाँ हमें ऊर्जा की एक सी मात्राएं होती है। हमारे आहार में वनस्पति तेल आवश्यक रूप से 15 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से सम्मिलित किए जाने चाहिए, जिससे हमारे शरीर को आवश्यक वसा अम्लों की उचित मात्राएं प्राप्त होती है। यह होती है वनस्पति तेल, विशेषण करड़ी का तेल बहुसंतृप्त वसा अम्लों से भरपूर होते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं, जिसके दो वर्ग हैं, संतुलित फैट्स और असंतुलित फैट्स। फैट्स पशुओं की वसा, एनिमल फैट्स और
अर्थात संतुलित फैट्स कहते हैं, और वनस्पति की चिकनाई या वसा वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स को असंतुलित फैट्स कहते हैं। पशुओं की संतुलित फैट्स का अधिक इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं, जिससे दिल की बीमारियां लगने का डर बना रहता है। वसा भी भोजन के पौष्टिक तत्वों में से एक है। वसा फैटी अम्ल और ग्लाइसरॉल, एक प्रकार के अल्कोहल का निर्माण है जिसका रासायनिक रूप ट्राइग्लिसराइड है। कुछ असंतुलित फैटी अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता, इसलिए इनको भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको आवश्यक फैटी अम्ल कहते हैं, जैसे कि लिनोलोइक और कार्डिडोनिक। वसा के वे पदार्थ जिनमें संतुलित फैटी अम्ल होता है वे साधारण तापमान में ठोस रूप में ही रहते हैं, जैसे घी और मक्खन। वे पदार्थ जिनमें असंतुलित फैटी अम्ल फैटी एसिड होते हैं वे साधारण तापमान में तरल अवस्था में ही रहते हैं। अधिक संतुलित फैटी अम्ल पदार्थों पर ऑक्सीकरण का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। यदि इनकी संभाल ना की जाए तो ये शीघ्र खराब हो जाते हैं, तथा यदि इनको साफ सुथरे बंद डिब्बों में ना रखा जाए तो इनमें से दुर्गंध आने लगती है। इसके विपरीत संतुलित फैटी अम्ल पदार्थों को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वसा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से 2.1 गुना अधिक गर्मी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम वसा पदार्थों से 9 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। घी और मक्खन जमी हुई ठोस वसा है। तेल आदि तरल रूप में होते हैं। यदि कोई पदार्थ 20% ताप पर पिघल जाता है तो वह तेल पदार्थ है। यदि ना पिघले तो वसा पदार्थ है। वे वसा पदार्थ जो कम तापमान पर पिघल जाए, जैसे क्रीम, मक्खन, तो वे सुगमता से पच जाते हैं, और जो अधिक तापमान पर पिघलते हैं, जैसे मांस की चर्बी आदि, इन्हें पचने में देरी लगती है। चिकनाई अथवा वसा प्राप्त करने के स्रोत। चिकनाई प्राप्त करने के मुख्य स्रोत इस प्रकार है। जीव जगत, मक्खन, घी, चर्बी, मछली का तेल चिकनाई के स्रोत है। जीव चिकनाई में फैटी एसिड की मात्रा कम होती है, परंतु विटामिन ए और डी की मात्रा अधिक होती है। वनस्पति जगत, वेजिटेबल्स, मूंगफली, सरसों, खल, सूर्यमुखी, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल वनस्पति चिकनाई के मुख्य स्रोत है। शुद्ध तेल। वनस्पति तेल को साफ करने के बाद शुद्ध तेल बनता है। शुद्धिकरण से तेल के गुणों में वृद्धि हो जाती है। यह चिकनाई का बढ़िया स्रोत है। चिकनाई की दैनिक आवश्यकता, डेली नीड। इसकी दैनिक आवश्यकता निश्चित नहीं, पर दैनिक ताप इकाइयों का 15 से 25% इकाई यह चिकनाई से प्राप्त होना चाहिए। वसा की दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट। वसा की दैनिक आवश्यकता निश्चित नहीं, अपितु यह किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह वसायुक्त पदार्थों की कितनी मात्रा प्रतिदिन पचा सकता है। यह व्यक्ति के हल्का भारी कार्य करने पर निर्भर करता है। प्राप्त शरीर की शक्ति का 15 से 20% कैलोरीज का भाग वसा युक्त पदार्थों के प्रयोग से प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार 45 से 60 ग्राम दैनिक वसा की एक साधारण व्यक्ति को आवश्यकता है। हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों में से वसा की मात्रा प्राप्त होती है। यदि दैनिक भोजन में इन पदार्थों को सम्मिलित कर लिया जाए तो
हमारी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। वसा पदार्थ इस प्रकार है। संख्या नंबर, भोजन वस्तु प्रतिशत। नंबर 1 में घी गाय 92%, नंबर 2 मक्खन 84%, नंबर 3 घी भैंस 100%, मछली का तेल 100%, बादाम का 54%, मूंगफली का 50%, नारियल का 36%, पनीर का 35%, मांस का 31%, अंडे का 12%, बकरी का दूध का 4.5%, माँ का दूध 3.4%। सबसे ज़्यादा माँ के दूध में प्रोटीन है, शक्ति है, बच्चे को पिलाना चाहिए। चिकनाई अथवा वसा के काम। शरीर को ऊर्जा देती है। 1 ग्राम चिकनाई में 9.3 ताप इकाइयाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे भोजन स्वादिष्ट लगता है। यह विटामिन ए, डी, ई और के को पचाने में सहायता करती है। यह शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। त्वचा के नीचे चर्बीदार टिश्यू की स्टोर वसा। जब भोजन पदार्थों में वसा की कमी होती है तो यह स्टोर की वसा शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर को आवश्यक फैटी अम्ल प्रदान करती है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। वसा की कमी, इस कमी से त्वचा सिकुड़ जाती है त्वचा। इसके अधिक इस्तेमाल से मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा बना रहता है। वसा की कमी से शरीर में कार्बोलिक अम्ल और पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पावों में सूजन आ सकती है। फैटी अम्ल और संतुष्ट विटामिन की कमी हो जाती है और इनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आवश्यक फैटी अम्ल की कमी से फ्राइडोड्रामा नामक रोग हो सकता है। वसा की अधिक मात्रा। वसा पदार्थों का अधिक प्रयोग मोटापे को जन्म देता है। वसा के अधिक प्रयोग से गुर्दे की पथरी हो सकती है। वसा के अधिक प्रयोग से यह रक्त की शीशियों में जमने लगती है, जिससे रक्त संचार में बाधा पड़ती है। कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस रोग का रोग लग सकता है। वसा के प्रयोग से हृदय रोग तथा अन्य रोग लग सकते हैं। वसा का अधिक प्रयोग मोटापा उत्पन्न करता है, इसलिए श्वास क्रिया प्रभावित होती है। विटामिन्स। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए बहुत कम मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। साधारण हमारे भोजन पदार्थों में पाए जाने वाली विटामिन्स की मात्रा से हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। विटामिन हमारे पोषण में काफ़ी महत्व रखते हैं। विटामिन इस प्रकार के रासायनिक तत्व हैं जो भोजन पदार्थों में होते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोज के अतिरिक्त और भी उपयोगी पौष्टिक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वे हमें विटामिन से प्राप्त होते हैं। समुद्री नाविकों में स्केवेरी और बेरीबेरी के रोग काफ़ी फैलते हैं। खोज करने से पता चला कि उनके भोजन में फलों और सब्जियों की कमी थी। इनके भोजन में ताज़ा फल, संतरा, नींबू, सेब और पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित करने से इन रोगों के प्रकोप में कमी आई। भोजन में विटामिन तत्व हमें सभी रोगों से बचाते हैं और शरीर की निरोधक शक्ति में वृद्धि करते हैं। विटामिन कई प्रकार के हैं, प्रत्येक के अपने अलग लक्षण और विशेष गुण हैं। यह शरीर की क्रियाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक है। ये रक्त संचार द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। जब किसी विटामिन की कमी पूर्ण न हो तो रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। विटामिन, यह लातीनी भाषा के शब्द वीटा से बना है, जिसका अर्थ है जीवन, जिंदगी। ये हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। इस कारण विटामिन्स की आवश्यकता पूर्ति हम केवल भोजन पदार्थों द्वारा ही करते हैं। विटामिन गिनती में 6 है। ये है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के। इनको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं।
चिकनाई में घुलनशील जैसे ADE पानी में घुलनशील वाटर विटामिन जैसे BC। इन विटामिनों को प्राप्त करने का साधन क्या है, इनके कार्य क्या है और इनकी कमी क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम विस्तार सहित अध्ययन करते हैं। चिकनाई में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए हमारे स्वास्थ्य के लिए यह एक अति आवश्यक प्रोटीन तत्व है, क्योंकि यह शरीर वृद्धि में सहायक होता है और इससे लंबाई ठीक तरह से होती है। यह रात में अंधेरे में अच्छी तरह दिखाई देने के लिए दृष्टि शक्ति बनाए रखता है, उपकला की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में और उसके पुनर्निर्माण में सहायक होता है। यह 2 प्रकार का है, विटामिन A1 और विटामिन A2। खुराक की महत्ता से विटामिन A1 आवश्यक है, जिसको रेटिनो कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कई समस्याएं पैदा हो जाती है। विटामिन ए के काम। इसके कार्य इस प्रकार है। आँखों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। यह चमड़ी को शुष्क होने से बचाता है, सिकुड़ने से बचाता है, चमड़ी को बचाता है। यह आँखों, मैदा और आंतों की झिल्लियों को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। यह कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए के स्रोत। जीव संसार, दूध, मक्खन, पनीर, दही, अंडा, मीट, मछली और मछली का तेल आदि। वनस्पति संसार, ताज़ा सब्जियां, गाजर, हलवा, कद्दू, टमाटर, फल, आम, पपीता, पीले भोजन पदार्थों में कैरोटीन होती है, जो शरीर के अंदर जाकर विटामिन ए बन जाती है। विटामिन ए की कमी। इसकी कमी से अंधराता हो सकता है, रात को कम दिखाई देता है। बच्चों में इसकी विशेष समस्या है। इसकी कमी से आँखों शुष्क हो जाती है, शुष्क हो जाती है आँखें, जिसको कहते हैं। शुष्क का मतलब बताना कमेंट में, शुष्क क्या होता है। ठीक है, मुझे तो पता है, मैं तो आपसे पूछूंगा शुष्क क्या होता है। आँख के सफ़ेद भाग पर स्लेटी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं उसके धब्बे, उसका भी कमेंट में बताना आप। छोटे बच्चों में इसकी कमी से आँख का कॉर्निया गल जाता है और आँख की ज्योति चली जाती है, इसको किटोरिया कहते हैं। शुक क्या आता है, शुक, उसका कमेंट में बताना। ठीक है, स्लेटी क्या रंग के धब्बे कैसे पड़ जाते हैं, वो भी कमेंट में बताना। विटामिन ए की कमी के साथ आँख के सफ़ेद भाग की झिल्ली सूखने से कंजेस्टेरोसिस रोग लग सकता है। विटामिन ए की कमी से दांतों का एनिमल नष्ट हो जाता है और मसूड़े भी सूज जाते हैं। विटामिन ए की कमी से गुर्दे की पथरी बन जाने का भय रहता है। विटामिन ए का अधिक प्रयोग विटामिन ए के अधिक प्रयोग से जिगर, लीवर बढ़ सकता है, सुस्ती और नींद आती है, भूख कम हो जाती है, एनेरेक्टिया का रोग लग सकता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों को जेरोकार्पेलिया न्यूरोटेनिसल अंधव नीड्स हो जाता है। विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए चिकनाई में घुलनशील है। यह गर्मी, अम्ल और क्षार में स्थिर रहता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इसको नष्ट कर देती है। यह पीले रंग का दानेदार पदार्थ है। इसके कार्य इस प्रकार है। शारीरिक वृद्धि। बच्चे के शारीरिक विकास और हड्डियों के निर्माण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। श्लेष्मा झिल्लियाँ और खोखले अंगों की आंतरिक झिल्लियाँ तथा कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए शारीरिक कोशिकाओं की रोगों की जीवाणुओं के प्राप्ति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए विटामिन ए को संक्रमण निरोधक विटामिन कहते हैं। यह नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक है। हमारी आँखों में रेडोपिन नामक एक पदार्थ जो विटामिन ए और प्रोटीन की सहायता से कम प्रकाश में भी हमारी देखने की शक्ति बनाए रखता है। विटामिन ए की कमी की पूर्ति
इसकी पूर्ति पौष्टिक आहार जैसे दूध, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, पालक, चौलाई, मेथी, गाजर, पपीता खाने से हो सकती है। बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए भारत भारत सरकार की ओर से 5 साल तक की आयु के बच्चों को 9 महीने की आयु से लेकर 6 महीने के पश्चात विटामिन ए का 2 ml घोल दिया जाता है, जिसमें विटामिन ए की 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ होती है। विटामिन ए की आवश्यकता रिक्वायरमेंट विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता बच्चों के लिए 250 से 300 माइक्रोग्राम और बड़ों के लिए 750 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन डी दैनिक भास्कर की खबर अनुसार दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल के वरिष्ठ डॉक्टरों की साझी राय और वर्ष 2014 के शोधों से पता चला है कि देश के 90% लोग विटामिन डी की समस्या से ग्रसित हैं। वहीं हर 20 में से 18 मरीजों को डॉक्टर B12 खाने की सलाह देते हैं। गरीबों के मुकाबले आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों में विटामिन डी की कमी अधिक मिल रही है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की शोध रिपोर्ट के अनुसार बचपन में विटामिन डी की सामान्य स्तर से कमी उनमें बड़े होने पर हृदय रोगों की आशंका 2 गुना करती है। यह अध्ययन 3 से 18 आयु वर्ग के 21 से 48 बच्चों पर 35 साल चला और इसकी पुष्टि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की शोध से भी हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2014 के एक शोध से पता चला है कि देश भर के सभी वर्गों की 90% से अधिक छात्रों में प्रोटीन या विटामिन डी की कमी है। और दिसंबर 2014 में राज्यसभा को भी बताया गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार देश भर में सभी वर्गों में 90% तक विटामिन डी की कमी पाई गई है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और इस कमी से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, संक्रमण, कैंसर और रोग क्षमता में कमी की आशंका रहती है। भारत में हर 10 में से 9 लोगों को विटामिन की समस्या। शहरों में 95% लोगों में B12 और विटामिन डी की कमी। 81% गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी। 66.7% 3 वर्ष से कम उम्र के नवजातों में विटामिन डी की कमी। ग्रामीण के मुकाबले शहरी इलाकों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा। सब जगह विटामिन डी की कमी है इंडिया में। 31 से 60 आयु के नौकरी पेशा मरीजों की संख्या बढ़ जा रही है। हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी कई तरह से लाभदायक होते हैं, जैसे यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। यह रक्त में एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को भी नियमित बनाए रखता है, जिससे यह एंजाइम कैल्शियम एवं फास्फोरस को हड्डियों एवं दांतों से संचित किए रखता है। विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डियों एवं दांतों को यह खनिज पदार्थ उचित मात्रा में मिलता रहता है। इसकी कई किस्में हैं, परंतु आहार के पक्ष से विटामिन डी, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, आवश्यक है। विटामिन डी को एंटी रिकेट्स भी कहते हैं। यह हड्डियों के विकास और कैल्शियम और फास्फोरस का शोषण करने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की उपयोगिता ठीक प्रकार नहीं हो सकती। इनकी कमी से टिटानिया रोग लग सकता है। इसलिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की संयुक्त रूप में शरीर को बहुत आवश्यकता है।
विटामिन डी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिलित यह सम्मिश्रण है। यह संगृहीत रहित दानेदार चमकीला तप्त है। पकाने से यह नष्ट नहीं होता और देर तक रहता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला लिख लो। C28 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। C28H44 C28H43OH है। C28H43OH है। विटामिन डी के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। सूर्य की किरणें विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। मालिश करके धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। जीव जगत। मछली का तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, क्रीम में भी विटामिन डी प्राप्त होता है। वनस्पति घी में भी विटामिन डी होता है। विटामिन डी के कार्य। यह दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। यह कैल्शियम को पचाने के लिए सहायक होता है। इसको एंटी रिकेट्स भी कहते हैं। यह बच्चों को इस रोग से बचाता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस की ठीक उपयोगिता के लिए आवश्यक है। विटामिन डी रहित भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस बेकार हो जाते हैं। विटामिन डी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी फास्फोरस का गुर्दों द्वारा विकास नियमित करता है। यह फास्फोरस का अधिक विकास नहीं होने देता, जिसके कारण फास्फोरस की ठीक मात्रा शरीर में विद्यमान रहती है और हड्डियों का निर्माण ठीक प्रकार से होता है और हड्डियाँ फास्फोरस और कैल्शियम के अस्तित्व से सुदृढ़ रहती है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा ठीक रूप में बनाए रखता है। काली खांसी, दमा और निमोनिया आदि रोगों से बचाता है। विटामिन डी की कमी। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और बच्चों को सूखा, रिकेट्स और युवकों को ऑस्टियोमेगालिया बीमारियां लग जाती है। सूखा से बच्चों के दांत देर से और टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। शरीर का विकास रुक जाता है। हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमालासिया से महिलाओं की हड्डियां नरम पड़ जाती है। शरीर में दर्द होती है और पेड़ेगा हो जाता है। शरीर में पुरानी हड्डियों का घिसना और नई का निर्माण निरंतर चलता रहता है, परंतु आयु की वृद्धि से पुरानी हड्डियों का घिसना तीव्रता से होता है, परंतु हड्डियों का निर्माण उसके अनुसार नहीं होता। हड्डियां कम घनी और नाजुक बन जाती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। विटामिन डी की कमी पूर्ति इसका संतुलन बनाए रखती है। विटामिन डी की कमी से दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की अधिकता। विटामिन डी की शरीर में अधिकता के कारण विषैले प्रभाव पड़ते हैं। शरीर में कैल्शियम सीरम बढ़ने से कैल्शियम गुर्दे, हृदय, आँखों और पेट के टिश्यूओं में एकत्रित होने के कारण अंगों में कड़ापन आ जाता है। मांसपेशियों का हिलना जुलना कठिन हो जाता है। इस अवस्था में विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। विटामिन डी की अधिक मात्रा से रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर बढ़ जाने से पेशाब दोबारा निकलने प्रभाव हो जाते हैं। इससे गुर्दों के खराब होने का भय रहता है। कई बार अन्तरंग भी हो जाता है। विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता। बालिगों के लिए 2.5 माइक्रोग्राम और छोटे बच्चों के लिए 5 माइक्रोग्राम और गर्भवती व दूध पिलाने वाली माँ के लिए 10 माइक्रोग्राम दैनिक आवश्यकता होती है। विटामिन ई, इसको टोकोफिरोल कहते हैं।
इसके कार्य है कि यह एक एंटीऑक्सीकारक है, शरीर के बीच की अनावश्यक ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है। यह जनन प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से बार बार गर्भपात हो सकता है। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है। स्त्री पुरुष के लिए संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन है। इसकी रचना में अल्फा एक्सोफिगल C29H50 O2 कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। शरीर की नाली रहित ग्रंथियों के कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन ई वसा वाले विटामिन ए पदार्थों को सड़ने और गलने से बचाता है। विटामिन डी की सहायता से लोहे का शोषण ठीक ढंग से होता है। मोतियाबिंद के प्रकार या विकार में विलंब करता है। यह भाजपन विरोधी है। विटामिन ई की कमी। इसकी दैनिक आवश्यकता 15 से 20 माइक्रोग्राम है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत है पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मांस, मछली और वीट जरम तेल। विटामिन ई की कमी से भाजपन हो सकता है, गर्भपात और बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसकी कमी से शरीर की मांसपेशियों की वृद्धि रुक जाती है। विटामिन ई की कमी से नाली रहित ग्रंथियों से रस कम निकलते हैं और शारीरिक प्रक्रिया में बाधा आती है। विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता। इसकी दैनिक आवश्यकता 15 से 20 माइक्रोग्राम है। साधारण रूप में दैनिक भोजन में लगभग 14 मिलीग्राम सहित रूप में ही मिल जाता है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत है पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मांस, मछली और वीट जरम ऑयल। इसके अतिरिक्त अंतर अंकु गेहूं, बिनोले, सोयाबीन, नारियल का तेल, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दालें, मूंगफली, टमाटर, घी, मक्खन, अंडे, दूध, गुर्दे, जिगर और मांस इत्यादि में विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन के यह खून जमाने के गुणों के कारण इसको खून जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त बहने लग जाता है। इसको रक्त विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह चिकनाई में घुलनशील है। इसका रंग पीला है। यह प्राकृतिक रूप में हरे पत्तों में विद्यमान होता है। इसके कार्य। चोट या हादसे से बहता रक्त इसके कारण बहने से बंद हो जाता है। विटामिन के ग्लूकोज को कोशिकाओं की झिल्ली तक ले जाने में सहायता करता है। प्राप्ति के मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। इसकी कमी से चोट लगने के कारण बहता रक्त शीघ्र बंद नहीं होता। इसकी पूर्ति आवश्यक पौष्टिक भोजन द्वारा हो जाती है। इसकी लगातार विशेष मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका निर्माण आंतों में स्वयं ही हो जाता है। परंतु बच्चों के लिए 1 से 5 मिलीग्राम तक दैनिक आवश्यकता है। विटामिन के की कमी। विटामिन के आंतों में बनता है और इसकी कमी बहुत कम होती है। यदि कमी हो जाए तो रक्त बहने से रुकता नहीं है। इसकी अवस्था को हाइपोथोथामीनिया कहते हैं। समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों में विटामिन के का निर्माण पूरी मात्रा में नहीं होता। पानी में घुलनशील विटामिन। वाटर विटामिन्स पानी में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन वनस्पति जगत के भोजन पदार्थों से प्राप्त होते हैं और इन भोजन पदार्थों को छीलने काटने काफ़ी समय तक आग के ताप में रखने अथवा
खुले बर्तन में उबालने से अथवा गलने के कारण बहुत गर्मी अथवा तेज धूप में इनमें विद्यमान विटामिन तत्व नष्ट हो जाते हैं। शरीर में भी पानी में घुलनशील विटामिनों का निर्माण नहीं होता। यदि ये अधिक मात्रा में सेवन कर लिए जाए तो पेशाब द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अधिक सेवन करने से इनसे कोई हानि नहीं होती। विटामिन बी एक नहीं कई किस्म का होता है। साधारण इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसकी निम्नलिखित प्रमुख किस्में इस प्रकार है। थायमिन, इसको विटामिन B1 कहते हैं। यह भूख और कार्बोहाइड्रेट की पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह खमीर, साबुत अनाज, बिना छाना हुआ आटा, साबुत दालों और मूंगफली में होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी दैनिक आवश्यकता 0.05 मिलीग्राम प्रति 1000 ताप इकाइयाँ है। रिबोफ्लोविन, इसको विटामिन B2 कहते हैं। यह टिश्यू के ऑक्सीकरण के लिए और प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत कलेजी, मांस, दूध, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसकी कमी से मुंह और जीभ पक जाते हैं और बाछे व होंठ फट जाते हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता 0.6 मिलीग्राम प्रति 1000 ताप इकाइयाँ है। पायरिडॉक्सिन, इसको विटामिन B6 कहते हैं। यह दिमाग में एमिनो एसिड निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मुंह पक जाता है और होंठ फट जाते हैं। साइनोक्लोबामिन, इसको विटामिन B12 कहते हैं। यह DNA के लिए आवश्यक है। यह केवल जीव जगत के मांस, अंडा, कलेजी, दूध में मिलता है। इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। इसकी आवश्यकता बच्चों के लिए प्रतिदिन 0.2 से 1.00 माइक्रोग्राम और बालिगों के लिए 1 माइक्रोग्राम होती है। नायासिन, यह विटामिन, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है। यह कलेजी, मूंगफली, साबुत दालें, अनाज, मांस, मछली में से प्राप्त होता है। पायरिडॉक्सिन, इसको विटामिन B6 कहते हैं। यह दिमाग में एमिनो एसिड निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मुंह पक जाता है, अच्छे से समझाऊंगा, और होंठ फट जाते हैं। साइनोक्लोबामिन, इसको विटामिन B12 कहते हैं। यह DNA के लिए आवश्यक है। यह केवल जीव जगत के मांस, अंडा, कलेजी, दूध में मिलता है। इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। इसकी आवश्यकता बच्चों के लिए प्रतिदिन 0.2 से 1.00 माइक्रोग्राम और बालिगों के लिए 1 माइक्रोग्राम होती है। नायासिन, यह विटामिन, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है। यह कलेजी, मूंगफली, साबुत दालें, अनाज, मांस, मछली में से प्राप्त होती है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसकी आवश्यकता प्रतिदिन 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 ताप इकाइयाँ है। फोलिक एसिड, यह भी DNA के लिए आवश्यक है। यह कलेजी, अंडे, सब्जियों में मिलता है। इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, जीभ पक जाती है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए लाभदायक है। इसकी दैनिक आवश्यकता 100 माइक्रोग्राम है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स वर्ग की कमी से लगने वाले रोग। विटामिन B केवल अकेला ही नहीं अपितु कई विटामिनों का समूह है। इनकी प्रत्येक प्रकार की रचना और कार्य अलग अलग होते हैं। अब तक इस प्रकार के
विटामिन की कई किस्मों का पता चला है, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, परंतु इसके अतिरिक्त भी विटामिन बी समूह की अन्य किस्मों का पता चला है तथा अन्य खोज भी हो रही है। विटामिन बी समूह में विद्यमान भिन्न भिन्न विटामिनों की कमी होने से निम्न प्रकार के रोग लगने का भय रहता है। विटामिन बी थायमिन पाचन प्रणाली के विकार उत्पन्न होते हैं। रक्त के सफ़ेद कण WBC की निरोधक शक्ति रोग के जीवाणुओं के विरुद्ध लड़ने की ताकत कम हो जाती है। थायामाइड्स की कमी से बेरीबेरी और ओएक्टिवा बेरीबेरी एंड ओटिवा का रोग लग जाता है। पेरिडीराज यूनिटेज का रोग लग जाता है। यह रोग मशीन से साफ किए चावल खाने से लगता है। शरीर में दुबलता आलस्य, स्त्रियों में गर्भपात, रक्तपात और मृत उत्पन्न होने का भय इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B2 रिबोफ्लोविन इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। डर्माटिटिस का रोग, जिससे खुजली, काले दाग, त्वचा का फटना, माथा, नाक, कान पक जाते हैं। एरिबोफ्लोमिनियस के रोग से होंठ, झियां, मुंह के किनारे पक जाते हैं। चिलोसिस और ग्लोसाइटिस से झियां लाल हो जाती है। फिशर्स जिगर पर काले धब्बे, कान दोनों तरफ से फटने लगते हैं, जिसको नासोलेबिलियम सेरोबोहलिया कहते हैं। आँखों के चिपक जाने को कंजक्टिविस कहते हैं। ये सभी रोग इस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। विटामिन बी ग्रुप नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल, इसकी कमी से प्लेगरा रोग लगता है, जिसका अर्थ है भद्दी त्वचा, पाचन विकार और मल त्याग में रक्त का पड़ना, त्वचा के धब्बे, दुर्बलता, मानसिक बोझ, दुर्बल स्मृति, सिजोफ्रेनिया का मानसिक रोग। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन विटामिन B6 इसकी कमी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पशुओं में इसकी कमी से ऑक्सैलिक अम्ल, पेशाब दवा अधिक मात्रा में आता है और गुर्दे में पथरी बन जाती है। शरीर में वृद्धि रुक जाती है। वह रक्ताब्ला का रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से परनीसिलियस तक्ताबला हो जाता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति दुर्बल हो जाती है। शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की समस्या ज़्यादा। हर 20 में से 18 मरीजों को डॉक्टर देते हैं B12 खाने की सलाह। एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। विटामिन B12 की कमी का खतरा ज़्यादा होता है अगर पेट या वेट लॉस सर्जरी हुई हो, डायबिटीज़ हो, 50 से ज़्यादा उम्र हो, शराबी या एनीमिक हो, लंबे वक्त तक एसिड कम करने वाले ड्रग लिए हो। फोलिक एसिड, इसकी कमी से गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्री को रक्ताब्ला हो जाता है। शारीरिक विकास प्रभावित होता है। पाचन प्रक्रिया में दोष उत्पन्न हो जाता है। विटामिन B बायोटिन, इसकी कमी से त्वचा में जलन अनुभव होती है। घबराहट, भूख न लगना और रक्त की कमी हो सकता है। विटामिन C इसको एक्सोकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं।
इसके अन्य नाम सिवाटमिक अम्ल और एंटीस्कोर्बुटिक विटामिन है। इस विटामिन की खोज समुद्री नाविकों के भोजन तत्वों की कमी से प्राप्त संकेतों के आधार पर की गई, क्योंकि समुद्री नाविकों के आहार में सब्जियों और फलों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। विटामिन सी यह कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है, जैसे यह कोलेजन की मजबूती एवं उसका नवनिर्माण करता है, रक्त धमनियों की भीतरी भित्तियों पर कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकता है, नाक, गले एवं सांस नलिकाओं की कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है। यह विटामिन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित हुआ है। इसका रासायनिक सूत्र C6H6O6 है। शुद्ध रूप में विटामिन सी सुगंधि रहित, सफ़ेद, दानेदार और पानी में घुलनशील है। यह तेज तापमान, धूप, रोशनी और वायु में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी के कार्य। इसके मुख्य कार्य है, यह ऊतकों, टेन्यूस के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह मसूड़ों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। इसके जख्म शीघ्र ठीक हो जाते हैं। यह आयरन की पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन की सुंदरता और निर्माण करता है। घाव को ऑपरेशन के पश्चात भरने की क्रिया इससे होती है और यह शरीर के तंतु और कोशिकाओं को सुदृढ़ करता है। हमारे मुंह में दांतों की हड्डियां और किनारे कोलेजन के ही बने होते हैं। यह त्वचा के प्रत्यारोपण के लिए सहायक सिद्ध होता है। यह विटामिन नाक, गले और श्वास कोशिकाओं को शुद्ध करता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। प्राप्ति के स्रोत। यह प्राप्त आंवला, अमरूद, नींबू और नींबू जाति के फल, बंद गोभी, चौलाई, पालक आदि में मिलता है। इसके अतिरिक्त शलगम, हरी मिर्च, धनिया, मूली के पत्तों, चौलाई, करेला, गाजर के पत्तों, चुकंदर, संतरा, पपीता, माल्टा, मेथी, टमाटर, अनानास, फालसा, अनार, अंगूर, खरबूजा, सेब, केले में विटामिन सी होता है। दूध, अंडा, मीट, मुर्गा आदि में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी की कमी। इसकी कमी से स्कैबियरी का रोग हो जाता है। इसके मसूड़े फूल जाते हैं, खून बहता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 40 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली माताओं को 80 मिलीग्राम, आवकों को 40 मिलीग्राम और बच्चों को 20 से 40 मिलीग्राम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। क्योंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसकी कमी अक्सर होती रहती है। इसकी दैनिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खनिज पदार्थ। खनिज प्राय पहाड़ी क्षेत्र और चट्टानों में पाए जाते हैं। वर्षा का पानी इनको बहाकर मैदानी इलाकों में ले आता है और यहाँ ये जमीनों में समा जाते हैं। यहाँ से इनके अंश वनस्पति और पौधे सब्जियों आदि में आ जाते हैं, जिसको पशु और मनुष्य खाते हैं। इस ढंग से यह कीमती खनिज प्राप्त जीव जगत और वनस्पति संसार द्वारा मानवीय इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होते हैं, जो सेहत के लिए पौष्टिक है। खनिजों का स्रोत। इसका स्रोत पानी, पौधे, वनस्पति, सब्जियां, फल और जीव है। प्रमुख खनिज स्रोत। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न किस्म के 24 खनिज पदार्थ होते हैं। संतुलित भोजन में खनिज पदार्थ होते हैं, विशेषकर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इनमें प्रमुख है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये खनिज होते बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन, जिस्त, तांबा,
क्रोमियम, मैग्नीज आदि। इनकी कमी शरीर में कई विशेष बीमारियां पैदा करती है जो बहुत गंभीर होती है। खनिज पदार्थ हमारे शरीर में मुख्य रूप में निम्नलिखित कार्य करते हैं। शरीर निर्माण के कार्य, शरीर को ठीक बनाए रखने के कार्य। शरीर निर्माण के कार्यों में खनिज पदार्थ शारीरिक टिश्यू को सुदृढ़ करता है। शारीरिक नियमित कार्यों में खनिज पदार्थों का महत्वपूर्ण कार्य है जो इस प्रकार है। कैल्शियम और फास्फोरस द्वारा हड्डियों का निर्माण और शारीरिक विकास होता है। सोडियम और पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लोहे तांबे द्वारा रक्त का निर्माण। कैलोरीज आयोडीन फ्लोरीन द्वारा आवश्यक में HCl और दांतों के एनिमल की रक्षा के लिए मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर शरीर में हार्मोन पैदा करने के लिए आवश्यक है। ऐच्छिक खनिज पदार्थ, कैल्शियम यह प्रमुख खनिज पदार्थ है। अधिकतर भाग 99% इसका हड्डियों में होता है और कुछ खून में। कैल्शियम शरीर के भार का 1.5 से 2% होता है। कैल्शियम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हड्डियों को बनाने एवं दृढ़ता प्रदान करने के लिए काम करता है। शरीर की वृद्धि करता है, दांतों का निर्माण एवं मजबूती प्रदान करता है। आंतरिक ग्रंथियों की स्वास्थ्य निर्माण में सहायक है। इसके कार्य इस प्रकार है। हड्डियों और दांतों की बनावट, तंतु, पेशियां और मांसपेशियों के लिए सहायक, एंजाइमों के लिए आवश्यक है। स्रोत, दूध और इससे बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, सीताफल, मेवे, दालें आदि। कैल्शियम की कमी, इसकी कमी किसी साधारण बीमारी का कारण नहीं परंतु फिर भी शरीर में कैल्शियम की कमी से कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ओस्टियोमालासिया, कैल्शियम की कमी से हड्डियां दुर्बल होकर शीघ्र टूट जाती है। ओस्टियोपोरोसिस, शरीर में जब कैल्शियम का संतुलन नकारात्मक नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। बुढ़ापे में इस अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कैल्सिफिकेशन, शरीर की हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के जमाव को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। शरीर की मांसपेशियों में कार्य, जो शरीर में कैल्शियम के पाचन विकार के साथ संबंधित है के कारण ट्रेक्सी की स्थिति बन जाती है। शरीर में कैल्शियम की अधिक मात्रा, शरीर में कैल्शियम बढ़ जाने के कारण हाइपर कैल्शियम होने पर हाइपरटेंशन के चिन्ह दिखाई देते हैं। कैल्शियम की अधिक मात्रा से गुर्दों की पथरी भी हो सकती है। आवश्यकता, इसकी दैनिक आवश्यकता भिन्न भिन्न वर्ग के लिए भिन्न भिन्न है जो इस प्रकार है। क्रमसंख्यक वर्ग आवश्यकता मिलीग्रामों में, पुरुष 400 से 500 मिलीग्रामों में, महिला 400 से 50 मिलीग्रामों में। गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माताएं, 1 वर्ष का बच्चा, 10 से 16 साल के बच्चे। नंबर 3 1000 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 400 से 700 मिलीग्राम। फास्फोरस यह हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक है। यह सारी खाने वाली वस्तुओं में होता है, इस कारण इसकी कमी अक्सर कम ही होती है। शरीर में इसकी औसत मात्रा 400 से 700 ग्राम होती है। फास्फोरस शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। फास्फोरस शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूदा होता है। फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर कैल्शियम फास्फोरस बनते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस और फैटी अम्ल मिलकर फास्फोलिपिड बनाते हैं जो शरीर में फैटी अम्ल का ठीक संचरण करता है। इससे आगे फास्फेट एमिनोसाइटेन डाइफॉस्फेट बनाता है जो शक्ति
एकत्रित करके शरीर की कोशिकाओं में भेजता है। फास्फोरस के साधन। दूध और दूध से बनी वस्तुएं, पनीर, खोया, दही, लस्सी फास्फोरस के बढ़िया साधन है। मांस, मछली, अंडा, मक्की, गेहूँ, बाजरा, चावल, मैदा, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मसर दालें, मटर, आलू, पालक, मुनक्का दालें, पालक, बादाम, तिल, मूंगफली आदि भी फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां, दांत प्रभावित होते हैं। गुर्दों की कैल्शियम की कमी फास्फोरस की कमी के साथ होती है। फास्फोरस छोटी आंत में शोषित होती है। सोडियम, यह शरीर के सभी अंशों में होता है। यह अक्सर सभी खाद्य पदार्थों में होता है। खाने वाला साधारण नमक, सोडियम इसका बढ़िया स्रोत है। पेशाब और पसीने द्वारा यह शरीर में से खारिज होता रहता है। इसकी कमी से कोशिकाओं तथा मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। इसका आवश्यकता 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन में डाइथोसिस इसकी कमी हो जाती है। सोडियम के स्रोत। खाने वाला साधारण नमक, सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, पालक, मेथी, दालें और दूध से बने पदार्थ। मांस, मछली, अंडे, मुर्गा सोडियम प्राप्ति के साधन है। सोडियम की कमी। इसकी कमी से पाचन शक्ति दुर्बल होती है। बेहजमी, कब्ज अथवा पेचिक हो जाती है। कमी से शरीर में बेहोशी जैसे अवस्था हो सकती है। सोडियम की अधिकता। इसकी वृद्धि से ओडिमा होता है। शरीर में सोडियम की मात्रा मौसम और कार्य के अनुसार निर्भर करती है। कठिन कार्य करने वाले को और गर्मियों में पसीना आने के कारण सोडियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता है। पोटेशियम, यह भी सभी खाने पीने की चीज़ों में होता है। इसकी कमी होने की कम संभावना होती है। शरीर में अनुमानतः 250 ग्राम पोटेशियम होता है। इसकी दैनिक आवश्यकता 1000 से 2000 मिलीग्राम है। यह अनाज, दालें, ड्राई फ्रूट, तेल, बीजों, सब्जियों, फलों, दूध, मांस, मछली से मिलता है। पोटाशियम की काफ़ी मात्रा शरीर की कोशिकाओं में लगभग 90% और शेष 10% टिश्यू के तरल में होता है। हड्डियों की कैल्सिफिकेशन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए भी यह आवश्यक है। पोटेशियम के साधन। सभी वनस्पति पदार्थों में पोटेशियम होता है। फल, केले, अंगूरों रस का, टमाटर, गाजर, संतरे, सलाद, चाय, कॉफ़ी, कोको, मसाले आदि। चीनी की चाशनी। सोयाबीन पोटेशियम के स्रोत है। पोटेशियम की कमी। हाइपोटोशेमिया। धात। पोटेशियम की कमी से प्रोटीन के उपयोग में विकार आ जाता है। मांसपेशियां दुर्बल, आते, मिथिल और पेट में हवा भरती है। मानसिक परेशानी और निरंतर नहीं आती। मैग्नीशियम, यह हड्डियों और शरीर की कोशिकाओं में होता है। शरीर में यह अनुमानतः 25 ग्राम होता है। अधिकतर मात्रा हड्डियों में होती है। इसकी आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम प्रतिदिन है। नशा करने वालों में इसकी कमी हो सकती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए आवश्यक है। कम मात्रा में आवश्यक खनिज। लोहा, आयरन, इसकी 75% मात्रा खून में होती है। यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रक्त के लाल कणिकों मुख्य तत्व है जिसके अभाव में रक्त कणिका अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाती है। कार्य। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। यह एंजाइमों में भी होता है। बोन मैरो के लिए आयरन अमीनो अम्ल ग्लोबिन से विटामिन B6 के साथ हेम नामक तत्व तैयार करता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। यह मायोग्लोबिन के रूप में मांसपेशियों की क्रोमाटिन का एक मुख्य अंग है। गर्भ अवस्था में लोहे की आवश्यकता होती है।
स्रोत वनस्पति संसार, हरी पत्तेदार सब्जियां, तेल बीज, गिरीदार फल, अनाज, दालें, सूखे मेवे, गुड़ आदि। जीव संसार मांस, कलेजी, मछली, अंडा आदि। कमी, इसकी कमी से खून की कमी अनीमिया हो जाती है। इसकी कमी से शक्ति कम, ऑक्सीजन की कमी, हृदय की धड़कन की शिकायत, थकान, सांस चढ़ना, नाखून सफ़ेद, हाथों पांवों में ओडिमा होता है। नवजन्मे बच्चों में कमी से शारीरिक विकास में बाधा, गर्भ में रक्त की कमी से रक्ताब्ला, एनीमिया और जन्म लेने के समय बच्चे का कम भार, लो बर्थ वेट। आवश्यकता रिक्वायरमेंट, इसकी आवश्यकता प्रत्येक वर्ग के लिए भिन्न भिन्न है, जो इस प्रकार है। क्रम संख्या नंबर। वर्ग आवश्यकता मिलीग्राम में। पुरुष 24 मिलीग्राम, महिला 32 मिलीग्राम, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं 32 से 40 ग्राम मिलीग्राम, बालिका लड़का बालिका लड़की छोटे बच्चे 25 मिलीग्राम 35 मिलीग्राम 20 से 25 मिलीग्राम। आयोडीन, यह थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक है। इसकी शरीर में मात्रा 50 मिलीग्राम होती है। आयोडीन शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद है, अर्थात इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु यह बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की मात्रा जनन प्रक्रिया रिक्वायरमेंट को ठीक रखती है। इससे कैरोटीन को विटामिन में बदलने में सहायता मिलती है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को नियमित करती है। स्रोत मछली, मांस, पानी, दूध, अनाज, पालक, टमाटर, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, आलू, मटर, समुद्री मछली, मछली का तेल, नींबू, मूली, अरबी और आयोडीन नमक में भी इसकी काफ़ी मात्रा होती है। आवश्यकता रिक्वायरमेंट, पुरुषों के लिए 0.14 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 0.10 मिलीग्राम की प्रतिदिन आवश्यकता है। कमी, पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की कमी होती है, जिसके कारण घेंगा या गिलहाड़ रोग हो जाता है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में से थायरॉक्सिन कम निकलता है। जवानों में मिक्स सोडियम और बच्चों को कैरोटीनजिमा, अर्थात बच्चे बढ़ते, बौने और अपूर्ण रूप में आकर्षित होते हैं। मंदबुद्धि बच्चे उत्पन्न होते हैं। फ्लोरीन, यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। इसकी 96% मात्रा हड्डियों और दांतों में होती है। पानी इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। मछली, पनीर, चाय में अधिक फ्लोरीन पाई जाती है। यदि पानी में इसकी मात्रा कम हो तो फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है, जिससे दांत खराब हो सकते हैं और शारीरिक ढांचा भी इससे प्रभावित होता है। फ्लोरीन दांतों के एनामल के लिए आवश्यक है। प्राप्त यह पदार्थ पेयजल में सोडियम फ्लोराइड के रूप में मिलता है। इसकी कमी से डेंटल कैरिड्स अर्थात दांतों में फोड़े, खालीपन पड़ जाती है। दांतों का एनामल खराब होने पर दांत पीले पड़ जाते हैं। खाना पीना कठिन लगता है। फ्लोरीन का मुख्य साधन जल है। यह समुद्री मछली, पनीर, चाय आदि से प्राप्त होता है। यदि यह अधिक मात्रा में अर्थात 4 ppm पार्ट पर मिलियन से अधिक प्रयोग किया जाए तो ढांचागत और दांतों का फ्लोरोसिस, स्टील एंड डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है और कई बार गुर्दे खराब, पाचन विकार और जिगर में खराबी उत्पन्न हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के नीचे पीड़ा के कारण घूमना फिरना कठिन हो जाता है। जोड़ों में खस्ती आ जाती है। फ्लोराइड का प्रकोप आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में फरीदाकोट, भटिंडा, रोहभर, फाजिल्का में देखा जाता है। कॉपर और कोबाल्ट, कॉपर एंड कोबाल्ट यह शरीर में हीमोग्लोबिन में उत्पादन के लिए आवश्यक है। मक्खन, कलेजी,
मूंगफली, मांस और तांबा इसके स्रोत है। तांबा और कोबाल्ट दोनों ही रक्त के निर्माण के लिए है। इसकी थोड़ी मात्रा की ही आवश्यकता होती है, जो भोजन पदार्थों में सुगमता से ही पूर्ण हो जाती है। इसकी कमी प्राय नहीं होती। जिंक, इसका अस्तित्व लगभग सभी भोजन पदार्थों में होता है और इसकी कमी नहीं होती। जिंक प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक है। इसकी यदि कमी हो जाए तो भूख मर जाती है, त्वचा फटती है, स्वाद का रस भी मारा जाता है और के लिंग विकास में भी विकार उत्पन्न होता है। फोक अथवा फोकट पदार्थ, सब्जियों और फलों में छिलके और रेशे जिनको हम प्रयोग में नहीं लाते और फेंक देते हैं, उसको फोक अथवा फोकट कहते हैं। इसको सेल्यूलोज आहार के रूप में भी जाना जाता है। यह भोजन हमारी पाचन प्रणाली में से बिना किसी परिवर्तन के शरीर में से बाहर निकल जाता है। यह केवल हमारे मल त्याग के लिए आवश्यक है। इनमें शोषित करने का अच्छा सामर्थ्य होता है। भोजन में फोक की मात्रा अधिक होने पर ये भूख की तृप्ति हो तो करते हैं, परंतु शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इसका प्रयोग न करने पर शरीर में प्राय कब्ज रहती है और अधिक प्रयोग करने से दस्त आदि लग जाते हैं। पानी और सेल्यूलोज। पानी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है और इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में मानवीय शरीर का आधे से अधिक भाग पानी 75% है। भोजन के छठे पौष्टिक तत्व के रूप में पानी की बहुत महत्ता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पानी का सही इस्तेमाल करे तो बीमारी और मृत्यु की दर, विशेषकर बच्चों की, कम होकर आधी रह सकती है। सही मात्रा में पानी पीना मनुष्य भोजन करने के बराबर है। पानी के कार्य। पानी शरीर के आवश्यक अंगों के लिए जरूरी है। पानी हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। पानी शरीर में तंतुओं को बनाता है और उन पुराने तंतुओं की मरम्मत करता है। पानी की सफाई स्नान और कपड़े धोने के लिए आवश्यक पड़ती है। पानी की दैनिक आवश्यकता। एक साधारण व्यक्ति को रोजाना औसत 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। पानी के कुप्रभाव। दस्त लगने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक पानी सूजन पैदा करता है। पानी का सही प्रयोग। पीने योग्य पानी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। दस्त, पेशी, कृमि, पेट के कीड़े, आंतों के संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए पानी को उबालकर पिए और हाथ आदि अच्छी तरह साफ करो। त्वचा की इन्फेक्शन, जख्मों की छूत, हीट स्ट्रोक, सिर को गर्मी चढ़ने के समय पानी का इस्तेमाल करो। जख्मों को अच्छी तरह धो लो और गर्मियों में ठंडे पानी का इस्तेमाल करो। दस्तों के दौरान बच्चों को पानी की कमी हो जाती है। जिस बच्चे को दस्त लगे हो उसको पानी में चीनी, नमक और नींबू वाला पानी या दालें और नमक मिलाकर दिया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। मामूली मूत्र संक्रमण रोग में अधिक पानी पिए। बंद नाक के लिए नमक मिला पानी नाक के रास्ते से ऊपर खींचो, ठीक हो जाएगा। कब्ज या सख्त पखाने की हालत में अधिक पानी लो। बवासीर या खूनी बवासीर के लिए गुनगुने पानी के टब में चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर
नितंबों के बाहर बैठने से आराम मिलेगा। प्राकृतिक सेलुलोज ये भोजन का फोकट या अपशिष्ट भाग समझे जाते हैं। इसमें दालें और आटे का छना हुआ बूरा होता है और सब्जियों के छिलके या पत्ते आदि, परंतु इसकी महत्ता काफ़ी है। इस भोजन भाग में प्राकृतिक सेलुलोज, यदि इसका मुख्य भाग भोजन के साथ सेवन लिया जाए तो इसे कब्ज की शिकायत नहीं होती। इस भोजन भाग में प्राकृतिक सेलुलोज की मात्रा होती है। स्थानीय ढंग से मिलने वाले भोजन पदार्थों की पौष्टिकता। स्थानीय ढंग से प्राप्त होने वाले भिन्न भिन्न भोजन पदार्थों के पौष्टिक गुण इस प्रकार है। खाने वाले पदार्थ। अनाज, यह हमारा मुख्य आहार है। इसमें गेहूँ, मक्की, चावल, ज्वार, बाजरा शामिल है। यह ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम अनाज में 350 ताप इकाइयाँ ऊर्जा मिलती है बच्चों को। अनाज में 6 से 12% प्रोटीन होती है। साबुत अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विशेषकर थायमिन और नाइथाइनिसिन अधिक होते हैं। पॉलिश किए चावलों में प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा कम हो जाती है। भाप दिए चावलों में थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है। दालें, मूंगी, चने, मसूर, मोठ, राजमा, सोयाबीन प्रमुख दालें हैं। इनमें 18 से 25% प्रोटीन होती है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विशेषकर राइबोफ्लाविन और थायमिन व फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। सूखी दालें और अंकुरित दालों में विटामिन सी अधिक होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 43.2% होती है। दालें गरीब व्यक्ति के लिए मांस का काम देती है। सब्जियां हरे पत्ते वाली और जड़ों गांठों वाली होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, लोहा, विटामिन ए सी, राइबोफ्लाविन और फोलिक एसिड होता है। जिनमें साग, पालक, चौलाई, पुदीना, बाथू, मेथी, बंद गोभी, मूली, गाजर आदि शामिल है। जड़ और गांठों वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, शकरकंदी, अरबी, शलगम, जिमीकंद आदि में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। गाजर में विटामिन ए और आलूओं में विटामिन सी होता है। फल, फ्रूट्स ये खनिज के अच्छे स्रोत हैं। पीले रंग के फल, आम, पपीता ए का स्रोत है। आंवला और नींबू जाति के में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। केले में कार्बोहाइड्रेट, सूखे फलों में लोहा, आयरन मिलता है। मौसमी फल जब सस्ते होते हैं तो अधिक से अधिक खाने चाहिए।
दूध और दूध के पदार्थ। इसमें दूध, दही, पनीर, खोया है। इनमें प्रोटीन, लैक्टोज, वसा प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली और सोयाबीन से बनाए दूध को वेजिटेबल मिल्क कहते हैं। चीनी और गुड़, ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। इनमें लोहा और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। चिकनाई और तेल बीज, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे भोजन स्वादिष्ट बनता है। मूंगफली, अखरोट, काजू, बादाम, खल, बिनोले, सूर्यमुखी तेल बीजों में से प्रोटीन काफ़ी प्राप्त होती है। मिर्च मसाले, ये खाने वाली चीज़ों में महक और स्वाद भरते हैं। भूख और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। खाने वाले पदार्थों को शीघ्र खराब होने से बचाते हैं। मसालों का अधिक इस्तेमाल हानिकारक है। इससे मैदे में जलन होती है। हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, सौंठ, लहसुन, अदरक, इमली, हींग, इलायची, जायफल का इस्तेमाल मसालों में किया जाता है। पीने वाले पदार्थ। पानी के अतिरिक्त भी अन्य पीने योग्य पदार्थों के पौष्टिक गुण इस प्रकार है। चाय, कॉफ़ी आदि यह अतिथि सकार का सबसे अधिक प्रचलित पेय पदार्थ है। चाय में कैफीन की मात्रा 2 से 6% है। चाय से रसूल आता है और पेशाब भी खुलकर आता है। इसके अतिरिक्त इस्तेमाल से दिल, दिमाग, जिगर और मैदे पर बुरा असर पड़ता है। चाय में कैफीन होता है जो कब्ज करता है। चाय थोड़ी और दूध डालकर ही पीनी चाहिए। कॉफ़ी चाय से महंगी होती है।